हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके नोट्स। पहला पॉइंट है हमारा धातु की धातु क्या होता है। चलिए देखते हैं। वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है तथा जिनके बाह्यतम कक्ष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होती है धातु कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग को डाउट्स होंगे ना कि बाह्यतम कक्ष कैसे देखें। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, है ना। तो इनके बाह्यतम कक्ष में कैसे 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे सोडियम है हमारा, ठीक है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो पहले कक्ष में तो 2 होगा, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 2। जैसे सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है ना। तो प्रथम कक्ष में मिनिमम हम 2 रख सकते हैं, सेकंड कक्ष में मिनिमम 8, है ना। बाकी जितने बच गए तीसरे कक्ष में भी हम 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, है ना। तो बाकी कितना बचा हमारा, 2 ही बचा ना। 2 तो हमने यहाँ ले लिया, 8 यहाँ पे ले लिया, तो बचा कितना, 2, क्योंकि इसके परमाणु संख्या तो 12 होती है ना। तो हमारे पास जो 2 बची वो उसका बाह्यतम कक्ष का हो गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें बाह्यतम कक्ष में कितने चाहिए थे, 2 से 3। तो सोडियम का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है ना। वहीं पे अगर हम पोटेशियम का देखें तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 13 होती है। तो पहले कक्ष में हम 2 रखेंगे, दूसरे कक्ष में 8 रखेंगे, 10 तो चला गया, टोटल 13 चाहिए हमें और एक 3। तो बाह्यतम कक्ष में कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना। ऐसे हम सभी का देखते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आई होप के समझ में आ गया होगा। धातु वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बने, यानी कि धातुएं क्या होती है, धनात्मक होती हैं, है ना। धातुएं हमेशा धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तथा जिनके पास बाह्यतम कक्ष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधातु, है ना, कि अधातु क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। वैसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अभी आपने देखा कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लेकिन अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है, यानी कि माइनस बनाता है ना, ऋण आयन बनाता है। तथा जिनके बाह्यतम कक्ष में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, धातु कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का अगर करके देखें तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 8 होती है ना। तो इसका चलिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले कक्ष में तो हम लोग 2 रख सकते हैं, दूसरे कक्ष में मैक्सिमम हम 8 रख सकते हैं, बट इसका परमाणु संख्या कितना, 8 है ना। तो 2 तो हमने ले लिया, बचा कितना, 6, तो 6 ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाह्यतम कक्ष में कितना जा रहा है, 4 से 7 के बीच जा रहा है, 6, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स धातु एवं अधातु में अंतर, डिफरेंस और उनके गुणधर्म, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स धातु और अधातु में पहला हमारा गुणधर्म है इनका, धातुएं चमकीली होती हैं लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है हमारा, धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है फ्रेंड्स, कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं मुलायम होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा धातु वगैरह वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आपने देखना कभी भी जो आपके घर में रेगुलरली बेसिस पे आप जो धातु यूज़ करते हो, आप देखना वो कठोर होगा, जैसे आप एल्यूमिनियम वगैरह यूज़ करते होंगे ना। लेकिन अधातुएं क्या होती है, वो मुलायम होती है, वो कठोर नहीं होती हैं, ठीक है। रेयर केस में 1-2 होती भी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा हमारा इसमें है कि जो धातुएं होती हैं वो आघातवर्धी एवं तन्य होती हैं, लेकिन अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर। आघातवर्धी और तन्य का मतलब होता है फ्रेंड्स, हम इसको खींच करके पतली चादरों में भी परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तारों में भी परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अधातु के पास अगर ऐसा करें, अगर इसकी तार बनाना चाहें, ऐसे पतली चादर में परिवर्तित करना चाहें, तो अधातुएं क्या होती है, भंगुर होती है, जिसकी वजह से वो क्या होंगी फ्रेंड्स, टूट जाएंगे, है ना। इसलिए धातुएं जो होती है वो आघातवर्धी होती है और तन्य होती है, इन्हें खींचा और चादर के रूप में भी बनाया जा सकता है, लेकिन अधातुओं को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये भंगुर हो जाती है, टूट जाएंगी पीटने पर, ठीक है। चलिए
धातुएं उष्मा एवं विद्युत का चालन करती हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो कॉपर, सिल्वर, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कि जो कॉपर और सिल्वर होते हैं वो उष्मा का क्या करते हैं, विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। लेकिन अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती हैं। लेकिन एक हमारा अपवाद भी है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट है ना, जो अधातु होते हुए भी क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे सोनोरस कहते हैं। आप देखना, कभी पीट के देखना, आप कोई सोने को, चांदी को, कुछ कोई भी धातु को आप पीट करके देखना एक आवाज़ उत्पन्न करेगी जिसे सोनोरस कहा जाता है। लेकिन अधातुओं से कभी भी कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं करेगी, जैसे हम उसे पीटेंगे वो टूट जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। चलिए तो इनके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं हम लोग। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। हमने तो इनके डेफिनेशन में पढ़ चुका है ना कि क्या करती हैं, धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है ना। लेकिन अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है ना। साथ में धातुएं क्या करती है, धन आयन बनाती है ना फ्रेंड्स। धातुएं क्या करती है, धन आयन बनाती है। लेकिन अधातुएं आपको पता होगा ये ऋण आयन बनाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं जिसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। लेकिन अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। और जो धातुएं अधातुएं जो करती हैं अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाती हैं अधात्विक ऑक्साइड, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है फ्रेंड्स, अम्लीय होती है, ठीक है। लेकिन धातुएं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देख रखा है ऊपर, है ना। उनकी प्रवृत्ति होती है क्षारकीय, ठीक है। उनकी प्रवृत्ति होती है क्षारकीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके H2 एवं धात्विक हाइड्रोक्साइड देती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने अभिक्रिया भी दिखा दिया। जैसे मान लेते हैं सोडियम एक धातु हमने ले लिया और जल का फॉर्मूला आपको पता होगा फ्रेंड, H2O होता है ना। तो जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया बनाता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ में क्या कर रहा है, हाइड्रोजन भी उपमुक्त कर रहा है ना, हाइड्रोजन भी बना रहा है, ठीक है। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ना अभी भी आई कर लो, भी आई कर लो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में लगभग ईयर्स मैंने देखा है आते ही आते हैं, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दोनों स्थिति में जल एवं लवण देते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और दोनों ही स्थिति में लवण और जल बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे क्या करते हैं फ्रेंड्स, धातु में क्या करते हैं, जल अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, जल और लवण बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाया गया है। धातुओं के इस प्रकार के संयोजन को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है। आयनिक यौगिक, फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में आयनिक यौगिक के जो गुण हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने धन आयन एवं ऋणायन होते हैं जिसके आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। अब चलिए इनके गुणधर्म हम लोग देख लेते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक धन आयन एवं ऋण आयन के मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, इस कारण से यह ठोस एवं कठोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
आयनिक यौगिक मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होने के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखे। तो पहला गुणधर्म क्या है, आयनिक यौगिक धन आयन और ऋण आयन के मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। इस कारण क्या होता है फ्रेंड्स, ये ठोस और बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, साथ में ये इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं जिसके कारण इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक यौगिक जल से घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में क्या होते हैं, आयनिक यौगिक घुल जाते हैं, परंतु पेट्रोल एवं केरोसिन तेल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आयनिक यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस अवस्था नहीं। आपको पता होगा आयनिक यौगिक बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, है ना, लेकिन अगर इन्हें जल में डाल दिया जाए ना तो ये जल में घुल जाएंगे, लेकिन वहीं अगर इन्हें पेट्रोल और केरोसिन तेल में डाल दिया जाए तो ये कभी भी नहीं घुलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, निष्कर्षण करने की 3 विधियाँ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति, आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, बट ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हों, समझ में आया हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।